हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा घटना चक्र पूर्वालोकन 2023 की एक शॉर्ट नोट्स की सीरीज जो है कि चलाई जा रही है, जो कि आपके आरओ एग्जाम और साथ ही साथ यूपी पीसीएस 2024 के लिए और इसके साथ उत्तराखंड के पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन सभी पीसीएस के लिए बेहद ही हेल्पफुल सीरीज चलाई जा रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको भी पता है सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई करने के लिए, प्रीलिम्स निकालने के लिए घटना चक्र एक बहुत ही बढ़िया बेहतर माध्यम होता है जो कि आपका पूरा रिवीजन करा देता है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि घटना चक्र इतनी मोटी मोटी वॉल्यूम में दोस्तों आती है, 6-7 किताबें, जिसको पेपर से पहले 2-3 बार में कंप्लीट कर पाना मुश्किल होता है। और पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं भी नहीं मिलती ऐसी चीजें कि शॉर्ट नोट्स कोई प्रोवाइड करा दे। तो हमारी टीम के द्वारा, मेरे द्वारा, निशु मैम के द्वारा और जो अदर टीम मेंबर हैं उनके द्वारा यह प्रयास किया कि क्यों ना जो 2-2,500 पेजेस की जो घटना चक्र हैं सभी को मिला के उसे 200-250 पेज में कंपाइल कर दिया जाए। हर एक सब्जेक्ट को 50-60 पेज में, 40 पेज में, 35 पेज में कन्वर्ट कर दिया जाए, जिसमें सारे के सारे टॉपिक कवर हों, सारे चैप्टर्स कवर हों घटना चक्र के, सारे प्रश्न, ऑप्शंस, एक्सप्लेनेशन, सब कुछ इंटरलिंकिंग के माध्यम से बेहतर पैटर्न में जो है कि कवर कर दिए जाए। तो ऐसा ही हमारी टीम ने जो है कि ये कीर्तिमान किया है और जो कि आपके लिए बेहद ही जो है कि हेल्पफुल रहेगा। और इसके लिए दोस्तों रेगुलर मैं क्लासेस भी लेकर आ रहा हूँ। सुबह पॉलिटी लेकर आता हूँ, शाम में इंडियन ज्योग्राफी लेकर आता हूँ। इसी तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिवल, साइंस, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट, सभी के शॉर्ट नोट्स हमने तैयार कर दिए हैं। और अगर आप लोग ये पीडीएफ लेना चाहते हैं या पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इंक्वायरी करनी होगी। वहां से पूरा का पूरा पेमेंट प्रोसेस आपको पता चल जाएगा और आप पेमेंट करके आराम से पीडीएफ को ले सकते हैं। उसका फायदा ये होगा दोस्तों कि जब आप उसको देखोगे और साथ में अगर आप क्लास करोगे तो आप देखोगे कि आपका घटना चक्र में 70-80% चीजें तैयार हो जाएंगी और फुल्ली आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और एग्जाम हॉल में अच्छी तरीके से आप पेपर को करके आ पाएंगे। आपको डेमो पीडीएफ भी देखनी होगी कि भाई परचेस करने से पहले हम एक डेमो पीडीएफ देख लें, तो आप टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, जहां पर पिन कमेंट सेक्शन में भी डेमो पीडीएफ मिल जाएगी और मैंने कल भी पोस्ट कर दिए, वहां पर भी आप देख सकते हो। बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे एस्पिरेंट ने इसको जो है कि इतना सराहा, इतना सपोर्ट किया है और इतनी इसकी तारीफ की है दोस्तों कि हमारी टीम ने जो है कि बहुत ही मोटिवेशन के साथ और लगातार काम किया जा रहा है कि आपको इतना कंसाइज फॉर्म में इतनी क्वालिटी कंटेंट दिया जाए कि ताकि आप एग्जाम से पहले 3 से 4 बार रिवीजन कर लें और घटना चक्र जैसी समस्या का आपका निवारण हमेशा के लिए हो जाए। तो चलिए इन्हीं सब चीजों के साथ इंडियन पॉलिटी के ऑलरेडी 2 लेक्चर हो चुके हैं। 2 दिन बीच में लेक्चर नहीं आ पाए थे, लेकिन अब रेगुलर आपको लेक्चर मिलेंगे और 1 हफ्ते में इसको कंप्लीट करके फिर हम हिस्ट्री या बायोलॉजी या साइंस जो भी आप कहेंगे उसकी क्लास हम शुरू कर देंगे। तो चलिए 2 क्लासेस हो चुकी थी जिसमें हम लोग आ चुके थे अनुच्छेदों पे और आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में दोस्तों हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 350 तक चीजों को कवर कर लिया था और अब हम उसके आगे पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर 1 और 2 को नहीं देखा है तो प्लीज एक बार आप देख लीजिएगा और फिर आइडिया लगाइएगा कि ये नोट्स आपके लिए कितने हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पर हम अगले पॉइंट पे चलते हैं और यहाँ से हम शुरू करते हैं। जैसे पूछा जा रहा है आर्टिकल नंबर 67B यानी आर्टिकल नंबर 67(2) के तहत क्या कहा गया है, तो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान दिया गया, जबकि आर्टिकल नंबर 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की शक्ति का वर्णन किया गया कि कैसे आप महाभियोग की शक्ति के माध्यम से राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं। आर्टिकल नंबर 94 की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे स्पीकर को हटाने का प्रावधान किया गया है कि स्पीकर को आप कैसे हटा सकते हो, किस आर्टिकल में है। आर्टिकल नंबर 90 में राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, हालांकि राज्यसभा का जो सभापति होता है अर्थात उपराष्ट्रपति, उसे हम आर्टिकल नंबर 67 से हटाते हैं, लेकिन जो उपसभापति होता है वो 90 के थ्रू हटाया जाता है। 90 में उसका वर्णन है। और आर्टिकल नंबर 320 की बात करेंगे तो इसमें जो लोक सेवा आयोग होते हैं, जिसमें आपका यूपीएससी होता है, स्टेट पीसीएस होते हैं, उनके जो कर्मचारी होते हैं उन आयोगों के जो है कि कार्य इसमें निर्धारित किए गए हैं, आर्टिकल नंबर 320। और वहीं आर्टिकल नंबर 227 इसमें सभी न्यायालयों के अधीक्षण की जो शक्ति होती है हाईकोर्ट के पास, इसका वर्णन किया गया है। और ये जो सभी न्यायालयों के अधीक्षण की जो शक्ति होती है हाईकोर्ट की, ये इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत भी आती है। मतलब इसमें संसद के द्वारा परिवर्तन करना मुश्किल कार्य है, या यूं कहें कि ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है, आधारभूत ढांचा।
जिसमें संसद को संशोधन करने की शक्ति नहीं होती है। तो हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 227 के तहत क्या करती है, जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं या डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी होती है, जिला न्यायालय, उनका रिव्यू करती है, ऑब्जर्वेशन करती है, समय समय पर उनको देखती है, तो ये सारी चीजें करती हैं। वहीं हम चलते हैं कि आर्टिकल नंबर 239। अब यहां पर देखना कि आर्टिकल नंबर 239 में यूनियन टेरिटरीज का प्रशासन होता है, और जिसमें आप आर्टिकल नंबर 239 ए और डबल ए अगर है तो वो एनसीआर के लिए है, अर्थात दिल्ली के प्रशासन से संबंधित है, और दिल्ली के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में लगातार कहीं ना कहीं तनाव बना रहता है। तो इसलिए कई बार होता है कि इससे संबंधित प्रश्न आर्टिकल के तौर पर पूछ लिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा कि एनसीआर या दिल्ली का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। वैसे तो यूनियन टेरिटरी 239 में है और 239 ए में एनसीआर है। और यूनियन टेरिटरीज के जो हाई कोर्ट है, अब जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि एक हाई कोर्ट तो आपको यूनियन टेरिटरीज में मिलेगी दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में। दूसरी कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जिसके पास अपना खुद का हाई कोर्ट है, तो वो क्या हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, नहीं तो आप सुन लीजिए, मैं बताता हूं कि जम्मू कश्मीर, इसके पास भी अपना स्वयं का एक उच्च न्यायालय है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि तीसरा भी कोई यूनियन टेरिटरी है क्या ऐसा जिसके पास अपना खुद का हाई कोर्ट हो, सामान्यता है कि नहीं, ये कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये आर्टिकल नंबर 241 में किया गया है, और वहीं आर्टिकल 242 को निरसित कर दिया गया है, अर्थात इसके जो भी प्रावधान थे वो समाप्त कर दिए गए हैं। और आर्टिकल नंबर 240 के तहत कुछ यूनियन टेरिटरीज हेतु विनियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, अर्थात 239 में क्या है, यूटी का प्रावधान, 240 में राष्ट्रपति कुछ नियम बना सकता है बिना संसद की अनुमति के या बिना संसद के भी, और 241 हाई कोर्ट की बात, 242 निरसित कर दिया गया है। अब यहाँ पर आते हैं हम विशेष राज्य से संबंधित जो आर्टिकल प्रोविजन दिए हुए हैं, आर्टिकल नंबर 371, यहां से भी प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे अभी। अब जैसे कि आर्टिकल नंबर 371 में किसके लिए प्रावधान किया गया है, तो महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। हालांकि इसको विशेष राज्य का दर्जे के अंतर्गत नहीं पड़ेंगे, लेकिन कुछ विशेष प्रावधान ऐसे हैं जो 371 में इन्हीं दो राज्यों के लिए हैं पूरे भारत में। वहीं 371 ए में हम बात करें, यानी 371 की ये सभी के सभी सब कॉलम हैं, तो ए में यानी कि सबसे पहले नागालैंड का विचार आएगा। 371 बी में असम के लिए प्रावधान है, 371 सी में मणिपुर के लिए है, 371 डी में आप देखोगे कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, हालांकि पहले ये आंध्र प्रदेश के लिए ही केवल प्रावधान था, लेकिन जब तेलंगाना नए राज्य के रूप में 2 जून 2014 को जब स्टैब्लिश हुआ एक नए स्टेट के रूप में, तो ये प्रावधान इस पर भी लागू किया गया। वहीं 371 ई आंध्र प्रदेश के जो केंद्रीय विश्वविद्यालय उसके लिए प्रावधान है, 371 एफ सिक्किम के लिए है, 371 जी मिजोरम के लिए है, 371 एच अरुणाचल प्रदेश के लिए, 371 आई गोवा के लिए, और 371 जे कर्नाटक के लिए। तो ये इस तरीके से कभी कभी मिलान करने के लिए भी आते हैं। तो इनके जो सब कॉलम होते हैं ना, मतलब सब आर्टिकल ए बी सी डी ई, ये जो याद होने चाहिए उपघटक के रूप में। अब जैसे इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक भी है, आपको अगर ये पता रहे कि ए से शुरू होके जे तक जाता है, हालांकि हिंदी में ये कभी क ख ग घ ऐसे आ जाता है, या अ आ ई उ इस तरीके से आता है, लेकिन मैं कहूंगा कि आप इसको इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश वाले क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो वहां पे ए बी सी डी ही लिख कर आता है, ठीक है, या बहुत करेगा 1 2 3 4 लिख के आएगा, 371 ब्रैकेट में 1 ब्रैकेट में 2। तो अगर ये पहला नंबर है तो ये कौन सा होगा, 10वां नंबर होगा, तो यही तो आ सकता है, या फिर ए से जे तक। तो आपको ए वाला याद रहना चाहिए हमेशा कि वो नागालैंड से शुरू हो रहा है, और जे वाला रहना चाहिए याद कर्नाटक, ठीक है। इसके बीच में कुछ बीच बीच में है जिसको आप याद रख लीजिए। जैसे अगर आप एक वर्ड याद रख लेना मड़ीसी, ठीक है, मड़ीसी, मड़ीसी का मतलब हो गया मणि यानी मणिपुर, और सी मतलब हो गया सी, ठीक है, या थर्ड, क्योंकि मड़ीसी का मतलब हो गया जो महर्षि पहले झोपड़ियों में रहते थे उनके लिए कभी कभी यह शब्द प्रयोग किया जा सकता है। वहीं अगर आप देखोगे फिश, ठीक है, फिश, फिश मतलब मछली होती है, और फिश का मतलब हो गया यहाँ पे सिक्किम, और एफ का मतलब हो गया एफ हो जाएगा, तो एस मतलब क्या हो गया, फिश हो गया ना, तो फिश में एस से आप क्या निकालोगे, सिक्किम निकाल लोगे, और यहाँ पे एफ से हो गया एफ। वहीं अगर आपको मीजो लिखने को कहा जाए, मिजोरम, तो मीजो का मतलब ही हो गया एम आई से मीजो मतलब मिजोरम, और जे का मतलब हो गया जे, यानी ये वाला जी हो गया। तो इस तरीके से, और जैसे गोवा आई, मैं कहाँ आई, गोवा आई, घूमने आई, तो आई का मतलब गोवा हो गया। तो ऐसे 3 4 आप याद रख लो, और ऊपर और नीचे वाला भी याद रख लो कि नागालैंड और कर्नाटक,
इस तरीके से आप मिलान कर लोगे। अगर आपको ये 5 भी याद हो गए कि पहला नागालैंड है, लास्ट वाला कर्नाटक है, मैं गोवा घूमने आई, मिजोरम में जी हो गया, फिश का मतलब हो गया सिक्किम और मछली, और मड़ीसी हो गया। अगर ये 5 याद हैं तो बाकी जो भी 1-2 इसके साथ ऐड होंगे वो आपको मिल जाएंगे, यानी मिलान कर लोगे। अब चलते हम अनुसूचियों वाले चैप्टर पे। देखिए इसमें सभी घटना चक्र के चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं, कोई भी चैप्टर स्किप नहीं किया गया है। आप चाहे तो डेमो पीडीएफ इसकी देख सकते हैं जो कि टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दी गई है, और फिर आप उसके बाद देखिएगा कि ये घटना चक्र से कितना जो है कि ट्रस्टेड तरीके से इसको तैयार किया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। अब जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि 10 अनुसूची होती है कि 12 होती हैं। तो देखिए संविधान का जब निर्माण हुआ था तो हमारी 8 अनुसूची थी, लेकिन आज 2023 तक की मैं बात करूं तो टोटल 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। तो 8 से जो 4 अनुसूचियों में जो वृद्धि हुई है ये कहीं ना कहीं संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं। कौन कौन से संशोधन से जोड़ी गई ये सभी चीजें हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि हर अनुसूची में क्या क्या प्रावधान है। तो सबसे पहली जो अनुसूची है दोस्तों, उसमें आपका राज्य और यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात होती है कि भारत के कितने राज्य हैं, भारत की कितनी यूनियन टेरिटरीज है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इन सभी को मिला के एक भारत संघ का निर्माण होता है। तो ये सभी चीजें भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जो जानकारी है वो पहले अनुसूची में आपको मिलती है। वहीं दूसरी अनुसूची में क्या होता है कि ये जो संसद के सदस्य होते हैं ये शपथ को बाद में लेते हैं, पहले कहते हैं कि हमारी सैलरी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए कि सर आप नौकरी करना यहाँ चाहोगे, तो आपका पहला क्वेश्चन ये नहीं होता है कि सर क्या काम है, दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन पहला क्वेश्चन होता है कि सर कितनी सैलरी मिलेगी। यानी संसद के सदस्यों का भी अगर आप दिमाग में रख लो, या जितने भी पदाधिकारी हैं वो पहले वेतन की बात करते हैं, इसलिए दूसरा नंबर आता है वेतन और भत्ते और पेंशन की बात होती है। वेतन भत्ते पेंशन की बात होती है। तीसरी अनुसूची में वो लोग शपथ लेने की बात करते हैं कि ठीक है हम पद धारण करेंगे क्योंकि हमें वेतन और भत्ते का पता चल गया कि हमें कितना बेनिफिट है। तो पहले आप वेतन भत्ते का मतलब सेकंड लिस्ट, फिर थर्ड पे आ जाओ। फिर फोर्थ की बात करें तो राज्यसभा में जो प्रतिनिधि होते हैं, मतलब यूपी से आपका 31 सीटें हैं, गुजरात से अलग है, राजस्थान से अलग है, लोकसभा सीटें अलग होती हैं और राज्यसभा सीटें अलग होती हैं। तो राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व मिलता है राज्यों को वो आपकी चौथी अनुसूची में है। अब यहां से मैं अगर आपसे कहूं कि एक प्रश्न मैं देता हूं कि अगर किसी नए राज्य का निर्माण हो रहा है तो सबसे पहले किस अनुसूची में संशोधन होगा, तो आपके सामने ऑप्शन फर्स्ट अनुसूची भी होती है और चौथी भी होती है। तो आपको लगाना चाहिए पहली अनुसूची। क्यों? क्योंकि पहली अनुसूची में संशोधन करके उस राज्य की संख्या और उस राज्य का नाम उसमें मेंशन किया जाएगा। अगर वो यूनियन टेरिटरीज है तो यूनियन टेरिटरीज के रूप में, और अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑप्शन के रूप में कि किसी नए राज्य का निर्माण करने पर कौन कौन सी अनुसूचियों में संशोधन किया जाएगा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो आप कहोगे सर पहली में भी होगा, चौथी में भी, क्योंकि पहली के अकॉर्डिंग उसका नाम लिख दिया जाएगा और चौथी के अकॉर्डिंग अगर उस राज्य से राज्यसभा को कोई प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है तो उसमें भी संशोधन किया जाएगा। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है दोस्तों 5वीं और 6ठी अनुसूची को लेके, क्योंकि हालांकि मैंने यहाँ पे इन शॉर्ट करके लिखा है कि 5वीं जो अनुसूची है वो अनुसूचित क्षेत्र के लिए है और 6ठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्र के लिए। अगर आप पढ़ते हैं दोनों में लिखा रहता है कि अनुसूचित क्षेत्र के जनजातियों का विकास और जनजातीय क्षेत्र के जनजातियों का विकास, इस तरीके से शब्द होते हैं। दोनों ही जगह जनजातीय वर्ड मिलने से कंफ्यूज हो जाते हो। तो सबसे आसान तरीका है कि इसका इंग्लिश वर्जन देखिए। 5 अनुसूची में लिखा होता है दोस्तों शेड्यूल एरिया। क्या लिखा होगा? शेड्यूल एरिया अर्थात अनुसूचित एरिया। और जो 6 शेड्यूल होगा उसमें लिखा होता है ट्राइबल एरिया। क्या लिखता है? ट्राइबल एरिया। इट मीन्स की जनजातीय क्षेत्र। यानी हम इन्हीं 2 वर्ड से पता कर सकते हैं, शेड्यूल एरिया का मतलब 5वीं अनुसूची और ट्राइबल एरिया का मतलब 6ठी अनुसूची। और 6ठी अनुसूची में दोस्तों केवल और केवल 4 राज्य आते हैं, जिसका ट्रिक क्या है दोस्तों? ये होता है अत्रिमेमी। क्या है दोस्तों? अत्रिमेमी। अ से असम, त्रि से त्रिपुरा, मे से मेघालय और मी से मिजोरम। तो ये इस तरीके से यही 4 राज्य हैं जो ट्राइबल एरिया यानी कि 6 शेड्यूल में आते हैं 6ठी अनुसूची में। बाकी सभी किस में आते हैं? 5वीं अनुसूची में, अगर वहां पे अनुसूचित क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्र पाए जाते हैं। इज इट क्लियर? अब चलते हैं हम 7वीं अनुसूची की बात करें तो यहाँ पे शक्तियों का विभाजन होता है केंद्र और राज्यों के मध्य में। कितने स्तर पे विभाजन होता है? 3 स्तर पे। एक होता है आपका संघ सूची जिसमें वर्तमान में 100 विषय हैं। दूसरा होता है आपका राज्य सूची जिसमें वर्तमान में 61 विषय हैं। तीसरा होता है आपका समवर्ती सूची जिसमें वर्तमान में 52 विषय हैं।
क्योंकि राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, लेकिन यहाँ से 5 विषयों को निकाल के जो समवर्ती सूची 47 में थी, इसमें वृद्धि कर दी गई और 52 विषय कर दिए गए। मुख्य रूप से इसमें शिक्षा को जो है कि किया गया, समवर्ती सूची में चेंजेस और भी आगे प्रावधान किए गए, उनको हम आगे के प्रश्नों में भी डील कर लेंगे। तो ये हो गया 7वीं अनुसूची। वहीं 8वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें भाषाओं से संबंधित प्रावधान किए गए और 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। हालांकि जब संविधान बना था तब मूल रूप से केवल 14 भाषाएं थी, बाद में उसे 22 भाषाओं में परिवर्तित कर दिया गया, यानी 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। आपको बता दूं कि अंग्रेजी को जो है कि इस संविधान की अनुसूची में नहीं रखा गया है, मतलब जो 22 भाषाएं उसमें अंग्रेजी की जगह नहीं है। इसे भी हम लोग आगे पढ़ लेंगे डिटेल से। वहीं दोस्तों ये 8 अनुसूची तक तो हमारे संविधान के मूल संविधान में ही था जब संविधान हमारा निर्मित किया गया, लेकिन 1951 के द्वारा, ध्यान देना ये 1951 की जो मैं बात कर रहा हूँ ये फर्स्ट अमेंडमेंट से रिलेटेड है। प्रथम संशोधन जो किया गया संविधान में वो 1951 में किया गया। और आपको ताज्जुब होगा इस बात को सुन के कि 2019 में यूपीएससी ने बहुत आसान प्रश्न पूछा कि किस प्रधानमंत्री के काल में पहला संविधान संशोधन किया गया। आप सोचिए 1951 में जवाहरलाल नेहरू जी की गवर्नमेंट थी, यही उत्तर होना चाहिए था। तो ये 2019 के यूपीएससी आईएएस के एग्जाम पूछा गया। तो पहले संविधान संशोधन के द्वारा विशिष्ट अधिनियम के तौर पे इसे शामिल किया गया भूमि सुधार या लैंड रिफॉर्म्स के नाम पे। अब यहाँ पर बात समझनी है कि जब भारत आजाद हुआ तो ये हुआ कि भाई भारत में सड़कों का विकास किया जाएगा, सड़कों का विकास के साथ साथ सार्वजनिक स्थल का विकास किया जाएगा। लेकिन पहले लोगों के पास जमीनें हुआ करती थी एकड़ एकड़ में बड़ी बड़ी, तो सरकार ने कहा कि जब तक हम इन लोगों से जमीन नहीं लेंगे तब तक हम विकास कैसे करेंगे। और आपको पता है कि राइट टू प्रॉपर्टी इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल नंबर 300 क में रखा गया। उससे पहले ये फंडामेंटल राइट हुआ करती थी, आर्टिकल नंबर 31 के अंतर्गत होती थी, आर्टिकल नंबर 19 में भी होती थी। तो ये फंडामेंटल राइट था। अब ये मुद्दा हो गया कि भाई कि हम भूमि सुधार करेंगे तो लोगों की संपत्ति छीनेंगे तो मूल अधिकार का हनन होगा, और ऐसे में लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाएंगे। और गए भी, कई लोग गए, चंपकम दुराई राजन साहब जाते हैं, गोपालन साहब जाते हैं, कई सारे मामले सामने आए। तो ऐसी स्थिति में इसीलिए नवी अनुसूची जोड़ी गई थी कि हम लैंड रिफॉर्म्स करेंगे, भूमि का सुधार करेंगे, जिसके साथ साथ हम सार्वजनिक विकास करेंगे, चकबंदी करेंगे, पट्टेदारी व्यवस्था को हटाएंगे, और इसमें जो भी हम संशोधन करेंगे वो सारे नवी अनुसूची में डाल देंगे, जिसपे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी प्रकार की न्यायपालिका रिव्यू नहीं करेगी। उस कानून पे कोई भी अपना उत्तर नहीं देगी, कोई जवाब नहीं देगी, कोई सुनवाई नहीं करेगी। लेकिन जब आई.आर. कोल्हो साहब का जब केस आया, आई.आर. कोल्हो साहब का 2007 में, तो इन्होंने कहा कि अब 9th शेड्यूल का भी रिव्यू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा, और क्या कहा कि 24 अक्टूबर 1973 जिस दिन केशवानंद भारती साहब का केस आया है निर्णय, उसके बाद के अगर किसी भी प्रोविजन के द्वारा किसी भी अधिकार का हनन हो रहा है तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। लेकिन उससे पहले यानी 1973 से पहले 1950 से लेकर 73 के बीच में 23 साल में जो भी कानून डाले गए हैं इसमें, उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो वर्तमान में अगर आपसे कोई पूछे कि क्या नवी अनुसूची का सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा रिव्यू हो सकता है, तो आप कहोगे जी बिल्कुल हो सकता है। और ये निर्णय आई.आर. कोल्हो साहब के केस में 2007 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया कि किया जा सकता है। इज इट क्लियर? क्योंकि ये प्रश्न बनते हैं दोस्तों, स्टेटमेंट वाइज ये प्रश्न बनते हैं। इसीलिए मैंने कहा ना कि आप अगर शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ परचेस कर भी चुके ना, तो जब तक आप मेरी क्लास नहीं करेंगे तब तक चीजें आपकी सीमित रह जाएंगी समझने की। हालांकि बनाया तो बहुत अच्छी तरीके से गया हमारी टीम के द्वारा, खुद मैंने इसमें मेहनत की है कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए और सारे क्वेश्चन आपके इजीली तैयार हो जाए। लेकिन अगर आप क्लास कर लोगे तो आपको और भी बेहतर हो जाएगी तैयारी। आप फुली कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ ये सारी चीजें हमने ग्लैंस एकेडमी प्लेटफॉर्म से पढ़ी हैं शरद सर से, और हमें काफी अच्छे से चीजें आ रही हैं क्योंकि हमने अच्छे से समझा है उनके लेक्चर को। और पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर लगा रखा है, वहां पे आप मैसेज करिए, वहां से पूरा पेमेंट प्रोसेस आप देख लीजिए कैसे क्या क्या है और कितने प्राइस में। बहुत ही सस्ती प्राइस है दोस्तों, बर्गर प्राइस से भी कम है, आप इजीली परचेस करके स्टडी कर सकते हैं। फिर देखेंगे 10वीं अनुसूची की बात करेंगे तो इसको 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दिया गया और इसका नाम रखा गया दल बदल विरोधी अधिनियम। क्योंकि जब राजीव गांधी साहब की सरकार थी, क्योंकि 1984 में तो इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई, हत्या कर दी गई उनके बॉडीगार्ड्स के द्वारा, लेकिन 1985 में
उससे पहले बहुत लगातार गठबंधन हो रहे थे, जब देखो तब कोई ना कोई विधायक सांसद पार्टी बदल के सरकार गिरा दे रहा था। तो इन्होंने कहा ऐसा करो, दल बदल विरोधी एक कानून लाओ, 10वीं अनुसूची जोड़ो इसमें, और कोई भी व्यक्ति अगर कोई पार्टी से बदलता है और सरकार अगर गिरती है तो उस सदस्य की सदस्यता निलंबित कर दो, उसे संसद से बाहर कर दो। हालांकि इसमें के बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। तो ये चीज हो गई। और 11वीं अनुसूची जो कि पंचायती राज संस्था को जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, और इसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए एलएम सिंघवी साहब, लक्ष्मीमल सिंघवी साहब की कमेटी जो कि 1986 में गठित हुई थी, इनकी सिफारिश पर ही इसे संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ दिया गया। और वहीं 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया नगर पालिका के तहत, यानी कि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोनों ही प्रावधान आपके एलएम सिंघवी साहब के समिति से थे। तो अब जरा एक बार शॉर्ट रिवीजन करिए। पहले में क्या था? स्टेट यूनियन टेरिटरी, दूसरे में वेतन, तीसरे में शपथ, चौथे में राज्यसभा, पांचवें में शेड्यूल एरिया, छठे में ट्राइबल एरिया, सातवें में शक्तियों का पृथककरण, आठवें में लैंग्वेज, 9वें में लैंड रिफॉर्म, 10 में दल बदल, 11 में पंचायत और 12 में नगर पालिका। देखिए कितना 1 वर्ड्स में मैंने आपको रिवीजन करा दिया। लेकिन उससे पहले जो मैंने बैकग्राउंड बताया वो चीजें अगर आपको याद हो गई, समझ में आ गई, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे एस्पिरेंट इस पे भी लेके क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये कैसे तैयार करें, ये याद नहीं हो रही है। दोस्तों इतना आसान चीज है, इसमें रटना क्या है, एक बार आप समझ लीजिए चीजों को तो आपको रटने की जरूरत ही ना पड़े। अब जैसे आगे हम देखते हैं आगे प्रश्नों के तौर पे। अब जैसे देखिए यही चीज मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि जब भी नए राज्य का सृजन करना हो तो अवश्य रूप से किस अनुसूची का संशोधन करना पड़ेगा? अवश्य रूप से यानी आवश्यक तौर पे पहली अनुसूची, क्योंकि पहली अनुसूची में अगर वो स्टेट बनाए तो उसका नाम दर्ज होगा, अगर वो यूनियन टेरिटरीज बनाए तो भी उसका नाम दर्ज होगा। लेकिन अगर पूछ लेता 2-3 ऑप्शन देके कि और भी कोई अनुसूची है जिसका संशोधन होगा, तो आप कहोगे सर 4th का होगा ना, क्योंकि इसमें राज्यसभा में जितनी सीटों का आवंटन है वो उसे विस्तृत किया जाएगा, तो इसमें भी संशोधन होगा। क्लियर है ये बातें? अच्छा एक प्रश्न मैं आपको देता हूं, हालांकि इससे पहले की क्लास में मैंने उसे बहुत डिटेल से बताया था, दूसरी क्लास में। अगर जिन लोगों ने दूसरी क्लास देखी होगी तो वो इसका उत्तर दे पाएंगे। मुझे बस इतना बताइए कि आर्टिकल नंबर 2 के तहत भी राज्यों का निर्माण होता है दोस्तों, और आर्टिकल नंबर 3 के तहत भी राज्यों का निर्माण होता है। इन दोनों प्रक्रियाओं में अंतर क्या है, बस ये कमेंट सेक्शन में आपको बता देना है कि आर्टिकल नंबर 2 में किस प्रकार के राज्यों का निर्माण होता है और आर्टिकल नंबर 3 में किस प्रकार के राज्यों का निर्माण होता है। ये डिफरेंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि मैंने सेकंड लेक्चर में आपको पढ़ाया था, तो अगर जिसने ढंग से पढ़ा होगा तो वो इसका सही उत्तर दे पाएगा। अब यहाँ देखते हैं तीसरी अनुसूची में जो शपथ का प्रारूप है तो उसमें किन का नाम दिया हुआ है। तो देखिए संघ के मंत्री यानी कि केंद्र सरकार के जो मंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ जो शपथ लेते हैं राष्ट्रपति के समक्ष, उनका नाम होता है। संसद के सदस्य जो लोग सरकार के अंतर्गत नहीं होते, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर के साथ तो नहीं होते, लेकिन एक संसद के सदस्य तो है ना, 545 लोग, सारे के सारे तो सरकार के नहीं है, कुछ विपक्षी दल हैं, कुछ गठबंधन के दल हैं, कोई सरकार का है, तो ये भी लोग इसमें शपथ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश साहब, चाहे उसमें फिर आपका सीजीआई हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर अदर सीनियर वरिष्ठ जज हो। फिर कैग के सदस्य, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होते हैं, और उनके अध्यक्ष साहब भी, जो कि 148 के तहत राष्ट्रपति द्वारा इनको चुना जाता है, लेकिन ये भी शपथ लेते हैं। किसी राज्य के मंत्री भी इसी के तहत शपथ लेंगे, राज्य विधानमंडल के सदस्य भी, और हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी। लेकिन आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या राष्ट्रपति के लिए शपथ का प्रावधान है, तो आप कहोगे सर है तो, लेकिन वो आर्टिकल नंबर 60 में है, उसके लिए 3rd शेड्यूल यानी कि तीसरी अनुसूची का प्रावधान नहीं होता है, वो आर्टिकल नंबर 60 यानी वो इन अनुसूचियों से अलग है। क्योंकि भाई उनका अगर दिए गए जो ऊपर पद थे, अगर आप उनके समकक्ष कर दोगे तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, क्योंकि जितने लोग भी शपथ ले रहे हैं वो सब राष्ट्रपति के समक्ष ले रहे हैं, राष्ट्रपति के सामने ले रहे हैं। तो राष्ट्रपति भी किसके सामने लेगा? मान लो हालांकि लेता वो सीजीआई के सामने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, लेकिन उसको उसके पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए एक अलग से प्रावधान किया गया, उसी प्रावधान में नहीं शामिल किया गया जिसमें सारे सदस्य शामिल हैं। भाई सिंपल सी बात है, आपके क्लास का अगर कोई मॉनिटर है तो उसे थोड़ा तो रिवॉर्ड मिलेगा ना अलग से, क्योंकि वो मेहनत करके तैयारी करके अच्छे से पढ़ाई कर रहा था, इस वजह से उसको क्लास टीचर ने मॉनिटर बनाया, तो उसको कुछ तो फेवर दिया जाएगा, बाकी बच्चों से अलग ट्रीट किया जाएगा। तो यही चीजें यहाँ पर भी हैं, तो इसलिए राष्ट्रपति की शपथ के लिए आर्टिकल 60 का प्रयोग किया गया है। और अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या राज्यपाल के लिए भी कोई शपथ का प्रावधान है या नहीं है, ये कमेंट सेक्शन बताना। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखता हूं कौन कौन इसका सही जवाब देगा। अब यहाँ पे कुछ अनुसूचियां हैं जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे 9वीं अनुसूची का संशोधन कब किया गया, तो पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची जो कि 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, और इस समय राजीव गांधी साहब प्राइम मिनिस्टर थे
और इस समय जवाहरलाल नेहरू साहब जो है कि प्राइम मिनिस्टर थे, JL नेहरू। 11वीं अनुसूची 1992 में जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि सर ये तो 1993 है दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं है। 1993 के संविधान संशोधन में मतलब वो लागू हो गया था, लेकिन पहले रूप में जो प्रस्ताव किया गया था इसको, तो 92 ही रहेगा। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन 1992 भी दे दे और 1993 भी दे दे तो आपका उत्तर होना चाहिए हमेशा 1992। ध्यान रखना इस बात को, 1992 ही उत्तर लगाना है। और अगर आपको 1992 केवल दे रहा है, 93 दिया ही नहीं है, तब तो यही सही हो जाएगा। अगर मान लो आपको 1991 दे दें, 1993 दे दें, 1994 दे दें और 1995, तो आपका उत्तर 1993 सही हो जाएगा। मैंने बताया कि अगर 92 और 93 में अगर ऑप्शन देता है दोनों एक साथ रख के, तो आपको 92 का चयन करना है, न कि 93 का। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे कि जिस चीज को मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया आपको डिटेल से, वही चीज है कि भारतीय संसद किसी कानून विशेष को 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, क्योंकि इसको बनाया ही गया था 1951 में लैंड रिफॉर्म को ध्यान में रखते हुए, कि ताकि उस विशेष कानून पर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ना कर सके। हालांकि अब जो है कि 9वीं अनुसूची के कानून का न्यायालय द्वारा रिव्यू किया जा सकता है, और यह निर्णय IR कोल्हो केस 2007 में आया था, जो कि 24 अप्रैल, सॉरी मैंने वहां पे अक्टूबर बता दिया था केशवंत भारती केस की डेट, वो उसे करेक्ट कर लीजिएगा। 24 अप्रैल 1973 के बाद के सभी पर ये लागू होगा। कोई भी अगर प्रावधान 24 अप्रैल 1973 के बाद शामिल किया गया है 9वीं अनुसूची पे, तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इसके बाद प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। आपको केवल ये तो पता है कि 9वीं अनुसूची, लेकिन इसके साथ दो काम और किए गए। एक तो आर्टिकल नंबर 31A और आर्टिकल नंबर 31B को भी जोड़ा गया, क्योंकि आर्टिकल नंबर 31 की अगर हम केवल बात करें तो इसमें दिया हुआ था राइट टू प्रॉपर्टी, क्लियर है। लेकिन अब 31A और 31B अर्थात क और ख को भी जोड़ा गया, जो इसी राइट टू प्रॉपर्टी से संबंधित थे, जिसमें 39B और C को अप्लाई करने के लिए था। अभी बताऊंगा मैं DPSP जब पढ़ा रहूंगा, तब मैं वहां पे आपको चीजें और क्लियर कर दूंगा। लेकिन अभी इतना जानिए कि पहले संविधान संशोधन के द्वारा जो केवल आपको पता है कि बस 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो उसके साथ ये भी करेक्ट कर लीजिए कि आर्टिकल 31A और 31B ये भी दोनों जोड़े गए थे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि वर्तमान में अगर हम बात करें तो देखिए, अब यहाँ पे जो है कि संघ सूची की अगर मैं बात करूं तो यहाँ देखिए 97 विषय लिखे हुए, जबकि वर्तमान में हो गए अब ये 100, क्लियर है। और राज्य सूची की बात करें तो ये 61 हो गए हैं, ठीक, क्योंकि पहले ये होते थे 66। संवर्ती सूची की बात करें तो ये होते थे 47, लेकिन अब बढ़ के कितने हो गए, 52 हो गए हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। और ये जो बातें हैं ये 7वीं अनुसूची में लिखी हुई हैं। अब यहाँ पर कुछ मुद्दे हैं जो पॉइंट होते हैं, जो अक्सर पूछे जाते हैं आपसे, संवर्ती सूची में है या नहीं। तो जैसे आर्थिक और सामाजिक योजना विषय, ये संवर्ती सूची का है। अब आप कहोगे सर याद करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि 100 विषय हैं, सर जो एग्जामिनर है वो कोई भी टॉपिक उठा के रख देता है कि ये संवर्ती का है या राज्य का है या केंद्र का है, कैसे याद होगा। तो मैं आपसे कहता हूं कि दोस्तों, अगर आप एक सिंसियर एस्पिरेंट हैं तो आसपास हो रही गतिविधियों को आप देखिए, और वहीं से आपके 50% सही हो जाते हैं। अब जैसे मैं अगर कहूं कि आपने अगर एजुकेशन आपने ग्रहण की, ग्रेजुएट तो कम से कम होंगे, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपने ग्रेजुएशन अगर किसी राज्य यूनिवर्सिटी से किया या किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से किया, या अगर आपने इंटरमीडिएट एजुकेशन CBSE से की या ICSE से की, या फिर स्टेट बोर्ड जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, उत्तराखंड, तो आपको नहीं लग रहा है कि शिक्षा पे राज्य का भी नियम चल रहा है और केंद्र का भी नियम कर रहा है। अगर आपने JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जामिया, BHU, इलाहाबाद, ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर आपने पढ़ाई की है तो इस पे नियम केंद्र सरकार बनाती है। अगर आपने राज्य विश्वविद्यालयों से पढ़ाई की है, राज्य यूनिवर्सिटी से, तो उस पे नियम राज्य सरकार बनाती है। स्टेट के जो बोर्ड होते हैं, यूपी बोर्ड एग्जाम की डेट वगैरह ये सब तय करना राज्य का काम है। CBSE बोर्ड के जो भी नियम वगैरह होते हैं उस पर तय करना नियम केंद्र सरकार का काम है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा कैसी हो गई, संवर्ती सूची, जिसपे दोनों ही लोग क्या कर रहे हैं, कानून बना ले रहे हैं, और दोनों का काम है कि कहीं ना कहीं शिक्षा का विकास किया जाए। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि आर्थिक और सामाजिक प्लानिंग केवल केंद्र सरकार का होता तो हम केवल केंद्रीय बजट पढ़ रहे होते, हम हर सरकार का, हर राज्य का बजट नहीं पढ़ते। लेकिन हम उत्तर प्रदेश बजट पढ़ते हैं, बिहार बजट पढ़ते हैं, MP बजट पढ़ते हैं, और हर राज्य सरकार अपने बजट के साथ साथ सोशल प्रोग्रेस, सोशल प्लानिंग एक तैयार करती है। तो इसका मतलब ये भी संवर्ती सूची का हो गया, ये भी तो संवर्ती सूची का विषय हो गया ना। तो ऐसे आपको देखना होता है।
अब जानवरों के प्रति क्रूरता और रोकथाम की सूची में ये भी समवर्ती में है। भाई केंद्र सरकार भी 1972 का अधिनियम हो गया, 1980 का अधिनियम हो गया, 1986 का अधिनियम हो गया, 2002 का अधिनियम हो गया, ये सभी जो कि वन संरक्षण हो गया, वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण, जैव विविधता, इन सभी पे केंद्र सरकार अपना नियम बनाती है। लेकिन इसी के तहत राज्य सरकार भी नियमों का प्रावधान बनाते हैं, क्योंकि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम करना केवल केंद्र की जिम्मेदारी नहीं है, न केवल राज्य की है, ये दोनों की जिम्मेदारी है। तो ऐसे में ऐसे विषयों पर दोनों। अब आपको मैं बताऊं कि आप देखते हो कि कभी आपने पढ़ा है क्या भारतीय रेलवे, कभी आपने पढ़ा उत्तर प्रदेश रेलवे, एमपी रेलवे, बिहार रेलवे, उत्तराखंड रेलवे, कभी नहीं पढ़ा। इसका मतलब कि जो भारत सरकार की रेलवे है, वो रेलवे से संबंधित कोई भी नियम होगा वो संघ सूची के अंतर्गत होगा, क्योंकि इस पे भारत रेलवे पड़ा है। आपने कभी डाकखाने जाके देखा होगा, भारतीय डाक टिकट हमेशा लिखा था भारतीय डाक टिकट, उत्तर प्रदेश डाक टिकट तो नहीं लिखा होता, उत्तराखंड डाक टिकट नहीं लिखा होता, और न जाने कितनी बार आप लोगों ने डाक टिकट के चक्कर लगाए होंगे। लेकिन वहां जब भारतीय डाक टिकट लिख रहा है, इसका मतलब वो भारत सरकार उस पर काम करेगी। जनगणना जब भी पढ़ते हो तो भारत सरकार ही तो उसका डाटा पंजीयन करती है, डाटा पब्लिश करती है, तो यानी जनगणना पर भी भारत सरकार का काम है। लेकिन मैं अगर कहूं कि ये आपका बच्चों की जनसंख्या को रोकना, जनसंख्या की रोकथाम करना, ये राज्य सरकार का भी काम है और केंद्र सरकार का भी काम है, इस पे जागरूकता फैलाना। तो ये समवर्ती सूची हो गई। अब आपकी पुलिस की मैं बात करूं तो भाई उत्तर प्रदेश पुलिस अलग हो गई, बिहार पुलिस अलग हो गई, क्योंकि उनकी वर्दी पे लिखा होता है यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस, यूकेपी उत्तराखंड पुलिस, पीपी पंजाब पुलिस, ऐसे लिखा होता है, प्रॉपर लिखा होता है, आपको पता है। बिहार पुलिस बीपी, ब्लड प्रेशर नहीं, बिहार पुलिस होता ना। तो इसका मतलब राज्य सरकार पुलिस पे नियम बना रही है, तो पुलिस किस में हो गया, राज्य सरकार में हो गया कि नहीं हो गया। कभी आपने सुना भारत पुलिस, ऐसा तो नहीं है। जो पुलिस से संबंधित अलग संस्थाएं जैसे सीआईएसएफ हो गया, सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स, या फिर आपका एसएसबी हो गया जिसको हम लोग कहते हैं सिक्योरिटी बोर्ड जो होते हैं, या बीएसएफ हो गया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो ये जो होते हैं ये आपके केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। लेकिन पुलिस की जो व्यवस्था होती है, दिल्ली को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी राज्य सूची के विषय हैं। तो ऐसे आप लोग जो आसपास देखते हो उन सभी चीजों से पता चल जाता है, आपको पूरी लिस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं होती। इसलिए एग्जामिनर आपके कॉमन सेंस को चेक करना चाहता है, न कि आपसे रटवाना चाह रहा है। चलिए आगे चलते हैं। आपराधिक मामले की बात करें तो भाई समवर्ती सूची, केंद्र सरकार के भी नियम है, राज्य के भी। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, इस पे राज्य और केंद्र दोनों ही लगातार कोशिश करते हैं कि जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग जो प्लानिंग नियम योजना है वो जनता के सामने जागरूक किया जाए। अब यहाँ पे होता, अगर मैं ये लिख देता कि जनसंख्या गणना करना, जनसंख्या की गणना करना, तो भाई जनसंख्या गणना या सेंसस का जो डाटा रिपोर्ट किया जाता है ये तो केवल और केवल केंद्र सरकार करती है, ये राज्य सरकार नहीं करती है। लेकिन जनसंख्या का नियंत्रण करना, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना, ये समवर्ती सूची का विषय है। अब यहाँ आप देखोगे कि लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता और प्रति व्यक्ति कर, निखात निधि, ये सभी राज्य सूची के विषय होते हैं। अब हम और चीजों को समझते हैं कि शिक्षा को 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया, वहीं वन को भी राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया, क्योंकि वन पर नियम, शिक्षा पर नियम राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी बनाएगी। और अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं, अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे क्या है, अवशिष्ट शक्तियां, ये ना तो संघ सूची में, न राज्य सूची में, न केंद्र सूची में। इसलिए अवशिष्ट विषयों पर जो कानून बनाने की शक्ति होती है वो केंद्र सरकार की होती है। और अब हम चलते हैं, एक सबसे बहुत ही अच्छा प्रश्न है जहाँ पे आपको लॉजिकली सोचना पड़ता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है दोस्तों कि संविधान के कौन से प्रावधान है जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। अब आपको यहाँ पे सोचना पड़ता है कि शिक्षा पे कौन से डालते हैं, ऐसे सीधा प्रश्न तो कहीं नहीं दिया गया है, कहाँ से पूछा गया। तो सीधी बात है भाई, डीपीएसपी अगर ऑप्शन दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि डीपीएसपी में शिक्षा से संबंधित कोई बात है, बिल्कुल है। आर्टिकल नंबर 45 क्या कहता है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान राज्य सरकार करेगी, जिसको हम लोग प्री नर्सरी बोलते हैं, प्री नर्सरी बोलते हैं ना, प्ले ग्रुप। 5वीं अनुसूची की बात करें तो भाई 5वीं अनुसूची में जो जनजातीय क्षेत्र है, मतलब शेड्यूल एरिया है, अनुसूचित क्षेत्र, यहाँ के लोगों के लिए विकास करने की बात है तो उसमें शिक्षा का विकास भी होगा। 6ठी अनुसूची में जो ट्राइबल एरिया है, यहाँ पर भी तो केवल आर्थिक विकास की बात थोड़ी होगी, आर्थिक हो गई, शैक्षिक हो गई, सामाजिक हो गई, सांस्कृतिक हो गई, हर प्रकार का विकास होगा। 7वीं अनुसूची में बात करें तो भाई 7वीं अनुसूची में तो आपको संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तीनों पर जो है कि शिक्षा का बात किया गया। वहीं ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, भाई पंचायती राज संस्थाएं भी तो कहीं ना कहीं शिक्षा पर प्रभाव डालेंगी, शिक्षा के लिए काम करेंगी। एक और ऑप्शन ले लीजिए, फंडामेंटल राइट
बिल्कुल आर्टिकल नंबर 21A, इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा होगी, राइट टू एजुकेशन 2009 के अकॉर्डिंग, तो ये भी इसमें प्रभाव डालेगा। एक और ऑप्शन आता है फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जो कि आपका 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया कि प्रत्येक माता पिता या अभिभावकों की ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को शिक्षा प्रदान करने के लिए जो है कि जागरूक रहें, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो ये भी 2-3 अगर प्रावधान आ जाते हैं तो ये सभी प्रावधान हैं जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, यानी शिक्षा को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं और ये सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि गैस राज्य सूची का विषय है, दोस्तों गैस किसका है? राज्य सूची का विषय है। ध्यान देना, गैस और गैस संक्रमण अगर आता है तथा प्राकृतिक गैस के विक्रय पर राज्य सूची पर है, जबकि प्राकृतिक गैस के उत्पादन शुल्क पर संघ सूची का विषय होता है। तो ये बहुत पुराना प्रश्न है दोस्तों, अब तो नहीं पूछा जाता। तो गैस की अगर हम बात करें या उसके संक्रमण की, तो ये होता है राज्य सूची का, लेकिन इस पे जो प्रोडक्शन टैक्स लगता है यानी एक्साइज ड्यूटी, ये आपका संघ सूची के अंतर्गत आता है। अब इसी तरीके से रेलवे की बात करें तो संघ सूची में आ जाएगा, लेकिन रेलवे पुलिस की बात करें जिसको हम लोग कहते हैं आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स, ये दोस्तों राज्य सूची में विषय होता है। ये कई बार लोग डिस्प्यूट हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कि यार रेलवे तो संघ सूची में आ रहा है तो रेलवे की पुलिस भी तो संघ सूची में आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, राज्य सूची में। और वही कारागार एवं लोक व्यवस्था, प्रत्येक जिले में एक केंद्रीय कारागार आप लोग पढ़ते होंगे जिसका पूरा का पूरा प्रशासन राज्य सरकार के द्वारा संचालित होता है, तो ये राज्य सूची में अंतर्गत आता है। तो केंद्रीय कारागार भी आप लोग पढ़ते होंगे, लिखा जरूर केंद्रीय कारागार होता है, लेकिन वो प्रत्येक राज्य सरकार के अंतर्गत ही संचालित किया जाता है, उसके नियम वम सब वही तय करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, जिसमें और भी यहाँ पे चीजें हैं, जैसे विवाह की बात करें, विवाह विच्छेद, तलाक की बात करें, गोद लेना यानी दत्तक पुत्र जो होते हैं, ये सभी विषय समवर्ती सूची में ही आते हैं। क्योंकि 3 तलाक पे आप देखोगे केंद्र सरकार के द्वारा नियम बनाया गया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे वैलिड किया गया। उसी तरीके से तलाक या विवाह से संबंधित राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। तो इसलिए ये दोनों ही लोग जब एक ही विषय पर कानून बना रहे हैं, इट मीन्स कि वो कैसा हो जाएगा, राज्य सूची का विषय हो जाएगा या केंद्र का, तो समवर्ती सूची में आ जाएगा। क्लियर है। फिर आगे बात करें, भूमि सुधार विषय राज्य सूची से संबंधित है। ठीक है, भूमि सुधार विषय किससे संबंधित है? क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स का जो काम होता है वो राज्य सरकारों का काम होता है, न कि केंद्र का। क्योंकि प्रत्येक राज्य अगर अपने अपने यहाँ लैंड रिफॉर्म करेगा तो ऑटोमेटिकली पूरे भारत का लैंड रिफॉर्म्स हो जाएगा, इसलिए वो राज्य सूची में आ गया। वहीं जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। किसमें ये वर्णन है? 5वीं अनुसूची में। और कौन इसे कर सकता है? राज्यपाल भी कर सकता है। अकृत का मतलब उसे गैर कानूनी घोषित करना और शून्य घोषित कर देना। अगर किसी जनजातीय भूमि का खनन किसी निजी पक्षकार यानी किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया तो इस प्रकार का कोई भी अंतरण या ट्रांसफर किया गया इनवैलिड कर दिया जाएगा, नल एंड वाइड हो जाएगा। इट मीन्स कि जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और ये 5वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है। फिर इसके साथ ही जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों के अंतरित करने पर रोक लगेगी। ठीक है, गैर जनजाति लोगों के अंतरित करने पर रोक लगेगी। अब भाई जनजाति लोग हैं, आप उनकी जमीन को, अगर गैर जनजाति का मतलब क्या हो गया, SC ST को हटा के, मतलब ST को केवल हटा के आप SC को, OBC को, जनरल को, माइनॉरिटीज को, इन सभी को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि गैर जनजाति लोग हैं और उनकी जो जमीन है उसको जो है कि आप नहीं कर सकते हैं। फिर यहां देखते हैं, किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना या समाप्त करना राष्ट्रपति के पास शक्ति है। ध्यान देना, किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना या समाप्त करना राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है, लेकिन राज्यपाल के परामर्श से उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र की सीमा बढ़ाई भी जा सकती है। अब मान लो राष्ट्रपति साहब को लगता है कि यूपी में बहुत सारी जनसंख्या ऐसी है जो शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है या फिर शेड्यूल कास्ट के साथ साथ ट्राइबल से भी संबंधित है, तो राष्ट्रपति साहब क्या करेंगे, यूपी के किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र को या पूरे के पूरे क्षेत्र को, पूरे यूपी को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यूपी के जो राज्यपाल होंगे उनसे वो परामर्श कर लेंगे कि भाई आपके उत्तर प्रदेश में जो पश्चिमी क्षेत्र है या पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पे जनजातियां बहुत रहती हैं, हम इसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर देते हैं ताकि यहाँ पर विकास करने के लिए अलग से आपको शक्तियां मिल जाएंगी। लेकिन सलाह किससे ली? इसके लिए राज्यपाल से परामर्श की। और इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि शेड्यूल 6 में अत्रि मेमी की जो ट्रिक मैंने बताई,
जिसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, केवल यही 4 राज्यों का वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों एडीसी से कई बार प्रश्न बनते हैं, तो इसको समझ लेते हैं। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। सबसे पहली चीज तो आप ये जानिए कि जो एडीसी का प्रावधान है, स्वायत्त जिला परिषद, ये किसके अंतर्गत आता है? 6 शेड्यूल के अंतर्गत आता है। तो ये कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है दोस्तों कि जो एडीसी का गठन होता है वो 5वीं अनुसूची के तहत होता है या फिर 6ठी अनुसूची के तहत, क्योंकि कई बार ये प्रश्न कंफ्यूजन में कर देता है कि भाई 5वीं अनुसूची में भी हम जनजातियों का ही विकास कर रहे हैं और 6ठी अनुसूचियों में भी हम जनजातियों का विकास कर रहे हैं, लेकिन 5वीं अनुसूची जो होती है वो शेड्यूल एरिया के नाम से होती है और 6ठी अनुसूची ट्राइबल एरिया के नाम से। तो जो एडीसी है, जिसको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहते हैं, ये 6ठी अनुसूची के तहत आर्टिकल नंबर 244(2) के अकॉर्डिंग चारों राज्यों अर्थात अत्रि में यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में एडीसी गठित की जाती है। तो कहाँ एडीसी गठित होती है? आपके 6ठी अनुसूची के तहत इन 4 राज्यों में, और जिसमें अधिकतम 30 सदस्य हो सकते हैं इस जिला स्तर पे। ये मतलब आप समझ सकते हो कि जैसे हम लोग जिला पंचायत समिति वगैरह पढ़ते हैं ना, नगर पालिका, नगर निगम, कुछ उसी तरीके से मिलता जुलता प्रावधान होता है, जिसमें 4 सदस्य तो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 26 सदस्य जो है कि वयस्क मताधिकार के द्वारा वहां की लोकल जनता जो होती है उस जिले की, वो उनका चुनाव करती है। तो हर जिले के लिए एक एक स्वायत्त कमेटी होती है। ऐसा नहीं कि पूरे राज्य में केवल एक रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मान लो असम में 18 राज्य हैं तो वहाँ कितनी एडीसी होंगी? 18 एडीसी होंगी, क्योंकि हर जिले में एक एक एडीसी का गठन किया जाएगा। अब मान लीजिए त्रिपुरा में केवल 4 राज्य हैं तो वहाँ 4 एडीसी होंगी, मतलब 4 जिले हैं तो 4 एडीसी, हर जिले में एक एक एडीसी का गठन हो जाएगा। तो इस तरीके से अत्रि मेमी जो राज्य है वहां पर ही 30 सदस्य होंगे, जिसमें 4 राज्यपाल नॉमिनेट करेगा और 6 वयस्क मताधिकार से चुन के आएंगे। हालांकि असम के एडीसी में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित या लागू करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। तो ये पर्टिकुलर केवल और केवल असम के लिए है। अगर आगे किसी और राज्य के लिए भी होगा तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये ध्यान देना कि आप देख पा रहे हो कि असम की जो एडीसी है ना, वो इतनी पावरफुल है कि केंद्र सरकार यानी संसद के द्वारा बनाए गए जो कि कानून निर्माता जो निर्मात्री संधि है, कानून निर्माण करने वाली जो संस्था है वो सर्वोच्च है। हमारे भारत में कानून कौन निर्मित करता है? संसद करती है। तो संसद जैसी संस्था का भी ये लोग कानून को क्या करते हैं? रोक सकते हैं, निर्देशित और लागू करने से पहले रोक सकते हैं, और ये शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है। तो देख रहे हैं आप यहाँ की एडीसी कितनी पावरफुल है, वहां का राज्यपाल कितना पावरफुल है। और आगे हम इससे संबंधित प्रावधानों को समझते हैं। अच्छा, बस इतना ही था, ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। ठीक है, तो केवल कहाँ के राज्यपाल को ये पावर है? एडीसी को, तो असम की एडीसी को। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर पे, जो कि हमारा घटना चक्र का चैप्टर नंबर 8 है और जिसमें हम लोग उद्देशिका को कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो लाइक कर देना। अगर आप लोगों को लगता है कि ये पीडीएफ आपके काम की है, इस पीडीएफ से आपकी बहुत सारी चीजें तैयार हो जाएंगी, पूरी की पूरी घटना चक्र पे कॉन्फिडेंस आ सकता है, तो आप इस पीडीएफ को बिना किसी झिझक के परचेस कर लीजिए, खरीद लीजिए। इसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करने पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप इसकी डेमो पीडीएफ देखना चाहते हैं जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, एनवायरमेंट, हिस्ट्री, तो आप टेलीग्राम चैनल को हमारे फॉलो कर लीजिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पे आपको डेमो पीडीएफ मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हो। और रेगुलर क्लासेस भी आप देख लीजिए, जो 2-3 मैंने क्लासेस कराई हैं ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, तो वहां से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ कितनी बेनिफिशियल रहेगी आपके आरओ एग्जाम और साथ ही साथ पीसीएस एग्जाम में। तो कह सकते हैं ना कि आखिरी ताबूत, मतलब आपके ताबूत की आखिरी कील होगी जो आपकी तैयारी को और भी शार्प कर देगी, बहुत तेज कर देगी। तो इसलिए आप चाहे तो उसकी पीडीएफ परचेस कर सकते हैं, उसके लिए व्हाट्सएप पे सारी इंक्वायरी आपको मिल जाएगी। चलिए दोबारा टॉपिक पे आते हैं। उद्देशिका की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? हालांकि इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 13 दिसंबर, ध्यान देना दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव के तौर पर उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसको संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया? स्वीकृत कर लिया गया। स्वीकृत कर लिया गया था कि हाँ आपका जो उद्देश्य प्रस्ताव है नेहरू जी, वो बहुत ही बेहतर है, सारी चीजें उसमें समाहित हो रही है, हम एक आदर्श के रूप में इसे मान सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है उद्देशिका से समय कि जो 26 जनवरी 1950 है उस समय भारतीय संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो अगर गौर से पढ़ेंगे तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है, इसमें समाजवादी पन्नेपेक्ष शब्द तो आप भूल गए। तो मेरे दोस्त, आपसे पूछा ही जा रहा है 26 जनवरी, क्योंकि
42वें संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी शब्द, पंथ निरपेक्षता शब्द और अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो कह सकते हो कि 1976 के बाद हमारी उद्देशिका का स्वरूप बदल के पंथ निरपेक्ष और समाजवादी हो गया। लेकिन जिस समय संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, उस समय उसका प्रारूप समाजवादी या पंथ निरपेक्ष नहीं था। हालांकि आदर्श के रूप में तो था, व्यवहार तो था हमारा समाजवादी, लेकिन लिखित रूप में नहीं था। तो ये बाद में जुड़ता है। अब एक प्रश्न और बनता है कि उद्देशिका या प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की। कितने प्रकार की समानता है? 2 प्रकार की। ये आप देख सकते हो यूपी पीसीएस 2019 के एग्जाम्स में ये पूछा हुआ प्रश्न है। और एक प्रकार का भ्रातृत्व का भी उल्लेख है। न्याय की बात करें तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। स्वतंत्रता की बात करेंगे तो विचार, विश्वास, उपासना, अभिव्यक्ति, इनकी स्वतंत्रता दी गई है। समानता की बात करेंगे तो 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। और भ्रातृत्व की बात करें तो 1 प्रकार की भ्रातृत्व की बात की गई है। तो ये वर्णन किया गया है उद्देशिका में हमारे। अब जैसे इसका एक क्रम भी पूछा जाता है कि सही क्रम क्या है उद्देशिका का, तो भाई सिंपल सी बात है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और आप एक बात ये भी देख लीजिए ना कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष इन दोनों शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये दोनों शब्द एक ही साथ यूज होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। तो पहले समाजवादी ले लो, फिर पंथ निरपेक्ष ले लो। अगर ये भी क्रम आपको मिल गया तो भी आप इस प्रश्न को सही कर जाओगे। और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। वहीं एक और प्रश्न आता है कि प्रस्तावना को लागू नहीं किया जा सकता है, अर्थात न्याय योग्य नहीं है, अर्थात ये अवाद योग है, लेकिन इसका संशोधन संभव है, जिसका उदाहरण है आपका 42वें संविधान संशोधन, जो कि इसमें संशोधन कर चुके हैं। अब मान लीजिए प्रस्तावना के आदर्शों का पालन सरकार न कर पा रही हो, प्रस्तावना में दिए गए जो आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, जो प्रथा है, उसका पालन न कर पा रही हो, लोगों को न्याय न दिला पा रही हो, अधिकार न दिला पा रही हो, या स्वतंत्रता न दे रही हो, तो आप प्रस्तावना को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी प्रकार के न्यायालय में नहीं जा सकते हो। अब जैसे आपका आर्टिकल नंबर, मतलब कि आपके आर्टिकल जो 12 से लेके 35 तक दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आपने देखा कि जो आर्टिकल आपके होते हैं जैसे 12 से 35, अगर इसमें किसी का भी उल्लंघन होता है संसद के नियम द्वारा या राज्य के नियम द्वारा या किसी भी सरकारी संस्था द्वारा, तो आप उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुनवाई करेगी और हाई कोर्ट आपके 226 के तहत। लेकिन अगर प्रस्तावना का कोई प्रोविजन लागू नहीं किया जा रहा, तो आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये न्याय योग्य नहीं है, अर्थात अवाद योग्य है, इसे लागू नहीं किया सकता। फिर यहाँ पर एक और डाउटफुल प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है। तो ये तो हो गया प्रस्तावना। लेकिन अगर प्रश्न में आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग संविधान की आत्मा कौन सा भाग है, तो आप कहोगे आर्टिकल नंबर 32। लेकिन कॉमन स्तर पे अगर हम बात करें तो कॉमन स्तर पे प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना जाता है, क्योंकि इसमें संविधान के सारे गुण, सारे आदर्श, सारे मूल्य, सारी परंपरा शामिल की गई है। लेकिन अगर प्रश्न पूछता है कि भीमराव अंबेडकर ने किसको माना है, प्रस्तावना भी ऑप्शन होगा, आर्टिकल 32 भी, तो आपको 32 लगाना है। और कुछ स्टेटमेंट होते हैं उद्देशिका से संबंधित, जैसे के एम मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री, मतलब कि राजनीतिक जन्म कुंडली या जन्मपत्री कहा है, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप भी कहा है इसको। किसने कहा? के एम मुंशी साहब ने। वहीं अंबेडकर साहब ने उद्देशिका को पवित्र दस्तावेज कहा है। इट मीन्स कि होली डॉक्यूमेंट्स कहा है उद्देशिका को। होली डॉक्यूमेंट्स मतलब पवित्र दस्तावेज है। और जबकि के एम मुंशी साहब ने इसे क्या कहा? राजनीतिक जन्म कुंडली यानी कि पॉलिटिकल हॉरोस्कोप भी इसको कहा है। वहीं एक और पॉइंट अब समझते हैं उद्देशिका से संबंधित, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, कि सुप्रीम कोर्ट ने बेरूवारी वाद जो 1960 में आया था, उसमें कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। इट मीन्स कि क्या था कि जब पाकिस्तान को, मतलब जो पूर्वी पाकिस्तान था, वर्तमान का बांग्लादेश, 1960 में तो बांग्लादेश नहीं था, वो तो पूर्वी पाकिस्तान था। 1971 में जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध था, तो जब इंडिया जीतता है तब बांग्लादेश का जो है कि नया नामकरण किया था और पाकिस्तान से वो आज़ाद हो जाते हैं। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पर आपको समझना है कि जो बेरूवाड़ी बात था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई संविधान का कोई ये भाग नहीं है उद्देशिका, इसको बाद में ऐड किया गया था संविधान बनने के बाद। लेकिन इसी चीज को फिर पलटते हैं केशवानंद, यहाँ पे केशवानंद होगा, भारतीयवाद 1973 में, जिसका निर्णय 24 अप्रैल को आता है, संविधान का हिस्सा मान लिया था इसे, यानी संविधान का भाग माना गया था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि बेरूवाड़ी बाद में क्या स्थिति थी और केशवानंद भारती में क्या स्थिति थी उद्देशिका की। और वहीं एस आर बोम्मई बनाम
यूनियन ऑफ इंडिया जो कि एक केस था 1992 का, इसमें भी संविधान का अभिन्न हिस्सा माना गया है उद्देशिका को। तो केशवंत भारती में भी माना गया, एसआर बोमई केस में माना गया, लेकिन बेरूवाड़ीवाद में नहीं माना गया था। फिर हम समझते हैं कि प्रस्तावना के आदर्शों एवं उद्देश्यों की जो व्याख्या की गई है वो मौलिक अधिकार इसमें देखने को मिलेंगे, डीपीएसपी में भी और मौलिक कर्तव्य में भी। अब मुझे ये बताओ कि जो आदर्श और उद्देश्य क्या है, कि 3 प्रकार की स्वतंत्रता मतलब 3 प्रकार का न्याय होना चाहिए ना। तो भाई डीपीएसपी के द्वारा क्या किया जाता है, समान न्याय किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, लोगों को जो है कि निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है। वहीं उद्देश्य क्या है कि स्वतंत्रता का अधिकार भी होना चाहिए, मतलब स्वतंत्रता सुरक्षित होनी चाहिए। तो आपके मौलिक अधिकार में आर्टिकल 19 में दिया गया है। वहीं और भी जो उसके उद्देश्य हैं, भातृत्व की भावना का विकास करना, मौलिक कर्तव्यों में दिया हुआ है कि हमारी भारतीय जनता के बीच में एक आपसी समरसता होनी चाहिए, सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद हम एकजुट रहें। तो इनकी जो उद्देश्यों और आदर्शों की जो व्याख्या है वो इन तीनों में हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए ये टॉपिक तो आपके कवर हो गए। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 9 जो कि भारत की शासन प्रणाली से संबंधित है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे शासन प्रणाली में कि राज्य के लिए जो अनिवार्य तत्व माने जाते हैं वो 4 अनिवार्य तत्व माने जाते हैं। ये आधुनिक राजनीति विज्ञान की परिभाषा के तौर पे भी है। जैसे पहला उसका प्रमुख तत्व होता है कि एक समाज होना चाहिए, यानी व्यक्ति होना चाहिए, अर्थात व्यक्ति से मिलकर समाज बनता है, समाज से समुदाय बनता है। तो एक व्यक्ति, समाज, समुदाय कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एक जनसंख्या होनी चाहिए, और उस जनसंख्या पे नियंत्रण करने के लिए, उसका शासन चलाने के लिए एक सरकार या सत्ता होनी चाहिए। और ये जो दोनों चीजें हैं, व्यक्ति, समाज, समुदाय, ये कहाँ रहेगा, एक निश्चित भूभाग पे रहेगा। ऐसा नहीं है कि भारत की सरकार पाकिस्तान वाले भूभाग को कह दे कि हम इस पे भी शासन चलाएंगे, या अमेरिका के भूभाग पे कह दे, ऐसा नहीं हो सकता ना। अपनी तो निश्चित भूभाग पे चलाओगे। भाई आप अपना घर अपनी जमीन में बनाओगे कि पड़ोसी की जमीन बनाओगे? पड़ोसी की जमीन बनाओगे, विवाद हो जाएगा, कल को मर्डर तक हो सकता है। आजकल जमीन के विवाद में मर्डर हो जाता है। तो निश्चित भूभाग होना चाहिए। और उसके बाद जो सरकार होगी उसके पास इतनी संप्रभुता होनी चाहिए कि वो घरेलू स्तर पे, यानी एक देश के अंदर और एक देश के बाहर अपने नियंत्रण मुक्त होकर ले, किसी भी देश के द्वारा जबरदस्ती न ले। जैसे अमेरिका ने जब ईरान पे प्रतिबंध लगाया था तो भारत से कहा कि आप अपना तेल का व्यापार एकदम जीरो कर दीजिए ईरान से और हमसे तेल लीजिए। तो भारत ने कहा कि सुनो, हम संप्रभु देश हैं, हम तुम्हारे गुलाम नहीं है अब कि जैसे मन करेगा वैसे चला लोगे। अब हम संप्रभु देश हैं, हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, हम एक गणराज्य देश हैं, हम संवैधानिक देश हैं, और हमारा मन करेगा तो हम ईरान से व्यापार करेंगे, नहीं मन करेगा नहीं करेंगे। हम बाहरी नियंत्रण आपसे क्यों ले, हम बाहरी डिसीजन आपके कहने पे क्यों ले? हमारा मन है हम ईरान से करेंगे, ईरान से हमारा याराना है, हम उससे तेल लेंगे सस्ते में, तुम्हारा प्रतिबंध लगे चाहे ना लगे। क्लियर है। और आंतरिक मामले में भी, जैसे अभी कनाडा सरकार ने कहा कि भाई खालिस्तानियों की जो नेता थे उनकी हत्या कर दी गई, और जिसमें भारतीय एजेंट शामिल था। या फिर किसान का जो आंदोलन हो रहा था उसमें कनाडा सरकार ने समर्थन दिया। जम्मू कश्मीर पे जो है कि कनाडा ने कहा था 1948 में कि भाई इसमें मतदान वो होना चाहिए, क्या कहते हैं, जनमत संग्रह होना चाहिए। तो भारत ने कहा कनाडा से सुन लो तुम भी कि तुम हमारे घरेलू मामले में इंटरफेयर मत करो, कश्मीर हमारा है, उसमें जनमत संग्रह की जरूरत नहीं है। हम किसान को देख लेंगे अपना, कैसे हम उनके लिए सुविधा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तुम्हें इसमें घुसने की जरूरत नहीं। ये हमारे भारत का आंतरिक मामला है। तो बाहरी मामले में, आंतरिक मामले में किसी भी स्तर पे हम किसी भी बाहरी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये चारों ही चीजें होनी चाहिए, तभी वो एक राज्य कहलाता है। ध्यान देना कि जो राज्य है दोस्तों वो कुछ और नहीं है बल्कि एक आत्मा है, यानी एक अमूर्त विचार है, और जो सरकार है वो एक शरीर है, अर्थात कि एक मूर्त विचार है। इस अमूर्त विचार को संचालित करने के लिए हमें मूर्त संस्था की जरूरत पड़ती है। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार होती है, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा ही हटाई जा सकती है। यानी जो संसदीय व्यवस्था वाली सरकार होती है, जैसे ब्रिटेन में है, भारत में है, तो यहाँ पे जो सरकार होती है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर मैं कहूँ कि कार्यपालिका जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी, तो मैं कहूंगा ना कि संसद के प्रति उत्तरदायी है। या संसद में भी किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। अर्थात संसदीय पद्धति में जो सरकार होती है, कार्यपालिका जो होती है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और उसी के द्वारा हटाई जा सकती है। यानी लोकसभा में अगर अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है 50 सदस्यों के समर्थन से, और अगर वो पारित हो जाता है तो सरकार को हटा भी तो सकते हैं। तो लोकसभा ही तो हटा रही है, यानी कि संसद ही तो हटा रही है सरकार को। तो यही चीज इसमें विशेषता देखने को मिलती है। जबकि अध्यक्षीय सरकार में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए कांग्रेस या सीनेट या प्रतिनिधि सभा कुछ भी नहीं कर सकती। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल फिक्स है, 4 साल से पहले वो नहीं हटेगा।
इसीलिए दोस्तों बराक ओबामा के शासन को तो लोगों ने बहुत पसंद किया, 2-2 बार राष्ट्रपति बनाया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जैसे व्यक्ति का बिल्कुल भी शासन पसंद नहीं आया लोगों को, और इस वजह से उसको एक ही बार बस राष्ट्रपति बनाया गया, दूसरी बार उसे रखा ही नहीं गया कि भैया तू जा, तेरी वजह से अमेरिका पूरा धराशायी हो जाएगा, तेरा कोई भरोसा नहीं, कब तू उत्तर कोरिया पे मिसाइल छोड़ दे, उत्तर कोरिया हमारे ऊपर छोड़ दे। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप का शासन खराब था, उसे हटा दिया गया। लेकिन 4 साल तक उसे लोगों ने झेला, बर्दाश्त किया मजबूरन, क्योंकि वहां पे ऐसा कोई नियम नहीं है ना कि आप जब चाहोगे तब हटा दोगे, ऐसा वहां नियम नहीं है। तो ये भी एक समस्या है। तो ये क्लियर हो गया संसदीय व्यवस्था का। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य है। तो भाई कल्याणकारी राज्य हम उसी को कहते हैं जो कमजोर वर्गों, वंचित वर्गों के कल्याण का प्रबंध करता है। अब जैसे भारत में कमजोर वर्ग कौन सा है? एससी वर्ग है, एसटी वर्ग है, माइनॉरिटीज वर्ग है, विमेन वर्ग है, चाइल्ड वर्ग है, बुजुर्ग वर्ग है, दिव्यांग है। इन्हीं लोगों को तो मुख्य रूप से हमने कमजोर या वंचित माना है। हालांकि अब सरकार इनके लिए बहुत सारी योजनाएं ला रही, बहुत सारे इनिशिएट कर रही है, ताकि इनका भी अब आर्थिक और सामाजिक, सांस्कृतिक हर स्तर पर विकास हो रहा है। लेकिन आज भी इन्हीं लोगों को कमजोर वर्ग माना जाता है, और इनके लिए जो भी राज्य काम करेगा वही कल्याणकारी राज्य कहलाता है, वो भी निःशुल्क रूप में। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या होती है? जनता होती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये किस में लिखा हुआ है? उद्देशिका अर्थात संविधान में लिखा हुआ है कि जनता ही वोट के माध्यम से सरकार बनाती है और सरकार हटाती है। फिर बात करेंगे कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। इसमें एक कार्यपालिका होगी, इसमें ये नहीं कि भाई अलग अलग कार्यपालिका काम करे ना, एकल कार्यपालिका रहेगी, स्वतंत्र कार्यपालिका रहेगी, यही इसका आधारभूत तत्व होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और आपको चीजें बताते चलूं मैं, तब फिर उसके बाद हम क्लास को बंद करेंगे। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की कुछ विशेषता होती है, जैसे कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। हालांकि भारत में भी कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करते हैं, लेकिन भारत में क्या है कि प्रधानमंत्री की सलाह पे मंत्रिपरिषद का चयन किया जाता है। व्यवस्थापिका को ये भंग नहीं कर सकते, व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकते, यानी संसद को भंग नहीं कर सकते। लेकिन भारत में क्या है, राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो सत्रावसान भी कर सकती है, और जरूरत पड़ने पे लोकसभा को भंग कर सकती है। क्यों? लोकसभा को भंग करने मतलब सरकार को भी भंग कर सकती है, लोकसभा को भी भंग कर सकती है, क्योंकि उसे लगता है कि सरकार का विश्वास बहुमत नहीं है तो हटा सकती है वो। वहीं कार्यपालिका विधायिका से पृथक होती है, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, लोकसभा के जो 545 मेंबर होते हैं, इन्हीं में दोस्तों सरकार भी होती है, यानी इन्हीं में कार्यपालिका भी बैठी होती है उसी सदन के अंदर। तो भाई वही व्यक्ति लोकसभा का भी सदस्य है और वही व्यक्ति कार्यपालिका का भी सदस्य है, तो ये दोहराव होता है। लेकिन अध्यक्षात्मक व्यवस्था में ऐसा दोहराव नहीं होता है। अब एक आखिरी पॉइंट डिस्कस करेंगे कि भारत एक गणतंत्र राज्य है। कैसे पता चलता है? क्योंकि इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, बल्कि निर्वाचित एक राष्ट्रपति है। हालांकि उस राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है, क्योंकि जनता डायरेक्ट राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती है, बल्कि क्या करती है, वो सांसदों को और विधायकों को चुन लेती है, और फिर यही सांसद विधायक आगे जाके राष्ट्रपति को चुन लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये राजा का बेटा राजा होगा, ये परंपरा नहीं है। जबकि यूके में क्या परंपरा है कि राजा का बेटा राजा होगा, तो राजा रानी का बड़ा महत्व होता है वहां पे। उनके बेटों का तो पैदा होते ही जो है कि चांदी के चम्मच लेके पैदा हो गए भैया। उन्हें पता है कि हमारे बाप मरेंगे तो हम राजा बनेंगे, तो हमें किस चीज की कमी है, हम तो सारा काम करेंगे। तो देखते होगे आप हॉलीवुड मूवीज में कि कैसे राजा के आगे पीछे जो है कि पूरी नौकर चाकरी, पूरी व्यवस्था घूमती रहती है, पूरा का पूरा प्रशासन घूमता है, क्योंकि पैदा ही होते राजा बन गया। यहाँ मेहनत करके राजा बनते हैं, तो सिंहासन भी उन्हीं को मिलते हैं जो मेहनत करते हैं। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आरओ में आपको सिलेक्शन लेना है, यूपी पीसीएस में आपको सिलेक्शन लेना है, तो आप राजा की तरह नहीं बल्कि सिंहासन हासिल करने के लिए मेहनत करिए दोस्तों। और उस मेहनत में ग्लैंस एकेडमी के द्वारा जितना भी मेहनत हो सकेगी वो आपके लिए सहयोग किया जाएगा। और घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स अगर आप लेना चाहें, अगर आपको लगता है कि वाकई बेनिफिशियल है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहां से आप मैसेज करके इंक्वायरी ले लीजिए, वहां से आप परचेस कर सकते हैं और आराम से आप उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।